बच्चों, आपका ऊषा डिजिटल एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का भाग नंबर 3। ठीक है, आज बच्चों मैं इसमें भी आपको जो हूँ कुछ MCQ कराऊंगा जो कि आपकी तैयारी को और भी एक नया मोड़ देंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा 26वां। रासायनिक समीकरण में तीर का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखो, जब भी रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं तो जैसे हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो एक तरफ तो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और दूसरी तरफ क्या होते हैं बच्चों, उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। और इधर कौन होते हैं बच्चों, अभिकारक होते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और यहाँ पर लगता है बच्चों तीर का निशान। क्या लगता है बच्चों, यहाँ पर तीर का निशान। तो आपको याद रखना है कि तीर का निशान जो है हमेशा बच्चों उधर लगता है जिधर हमारे नए पदार्थ बनते हैं, जिधर हमारे नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो तीर का निशान जो है बच्चों उत्पाद की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 27वां है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी धातु कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको पढ़ाई थी सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ाई थी, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता जो श्रेणी है वो बच्चों मुझे ये बताती है कि कौन सा जो तत्व है वो कितना अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले सक्रियता श्रेणी को देख लेते हैं। तो ये देखो, ये रही बच्चों सक्रियता श्रेणी। ये है बच्चों, ऐसे यदि हम लोग चलते हैं तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे ऐसे जो है क्या है, ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता को जो है बच्चों दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखो आपके विकल्प में पूछा है कि कौन सी धातु कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो बच्चों कॉपर से वो धातु अभिक्रियाशील होगी ना जो कॉपर से ऊपर मिलेगी मुझे सक्रियता श्रेणी में। फिर सुन लो, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु वो होगी जो मुझे सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले दिया इसने चांदी। तो ये देखो, क्या चांदी जो है कॉपर से ऊपर है। चलो देखते हैं भाई। तो हमने देखा चांदी तो जो है कॉपर से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ है, तो ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है बच्चों क्या सोना। क्या सोना जो है कॉपर से ऊपर है। देखते हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी में। तो ये रहा बच्चों गोल्ड यानी कि सोना। ये तो भाई कॉपर से नीचे है ये भी, तो फिर ये भी नहीं है। चलते हैं बच्चों हम लोग फिर अगले पॉइंट पर। अब आता है बच्चों क्या जस्ता। क्या जस्ता कॉपर से ऊपर है सक्रियता श्रेणी में। तो देखते हैं बच्चों, चलते हैं जी। ये रहा कॉपर, और बच्चों फिर क्या कह रहा है, जस्ता। ये रहा जस्ता यानी कि जिंक। तो ये क्या है बच्चों, ये तो कॉपर से ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी। एक बार डी को भी चेक कर लो। डी क्या है, प्लेटिनम। अब जो बच्चों जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम भी जो होता है ना वो इसके नीचे ही आएगा गोल्ड के, यानी कि Pt। ठीक है, तो ये भी जो है कॉपर से नीचे ही होता है। तो कॉपर से ऊपर पाया जाता है आपका जिंक, जबकि आपका Ag, Hg, Au, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब कॉपर से नीचे है, तो इसलिए ये अधिक अभिक्रियाशील नहीं है कॉपर के मुकाबले। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन नंबर सी उत्तर। ठीक है, तो ये सी क्यों आया फिर समझ लो, क्योंकि ये कह रहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील। तो भाई जब हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी तो कॉपर से जो भी धातु ऊपर होंगे वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होंगे। तो कॉपर से ऊपर कौन मिलता है, जिंक मिलता है। बाकी चांदी भी, सोना भी, प्लेटिनम भी, ये सब कॉपर के नीचे लिखे हुए होते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसको याद कर लेना सक्रियता श्रेणी को। कह रहा जस्ता जिंक की, फिर कह रहा जिंक यानी कि जस्ता की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये कह रहा भाई जिंक की अभिक्रिया कराने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो कौन सी अभिक्रिया निकलेगी, तो करा दो जी, ये हो गया मेरा जिंक। इसकी अभिक्रिया करा दो किसके साथ, HCl के साथ। देखते हैं क्या होगा।
तो जो बच्चों जिंक है ना और जो हाइड्रोजन है, तो जिंक जो है ना वो अधिक अभिक्रियाशील है। किसके मुकाबले? हाइड्रोजन के मुकाबले। क्योंकि जिंक जो है ना बच्चों सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। तो इसलिए जिंक क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा देगा और जो है हाइड्रोजन के स्थान पर जो है जिंक आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो ये समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो कि ये रहा हमारा जिंक, ये रहा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों हमने HCl में क्या डाला? जिंक डालते हैं हम लोग, तो ये जिंक क्या काम करता है बच्चों? हाइड्रोजन को हटा देता है। ये देखो हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन जो है हटा दिया, वो गैस के रूप में निकल रहा है। और जिंक ने जो है बच्चों हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह जो है खुद स्थान ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही बच्चों जिंक को हम HCl में डालते हैं तो जिंक क्या काम करता है? हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है और जो है उसकी जगह पर खुद आ जाता है और बना लेता है क्या? जिंक क्लोराइड। क्या बना लेता है? जिंक क्लोराइड। मतलब बच्चों जिंक है, ये HCl है। तो जैसे ही जिंक को हम लोग HCl में डालते हैं तो जिंक क्या काम करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा। ये हटा दिया हाइड्रोजन को, ठीक है, और इसकी जगह खुद ले लेगा, यानी कि ये आ गया ZnCl2। तो ये ध्यान रखना है। फिर कह रहा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो देखो प्रकाश संश्लेषण में मुझे प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। और प्रकाश भी क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा है। तो यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें मुझे प्रकाश की आवश्यकता होती है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण फिर मेरी किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में बच्चों कराने के लिए जो है, इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण में जब भोजन बनेगा तो किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इसको बोल देंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ये देख लो, ये रहा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, कि ये रहा कि हरी पत्तियाँ एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से भोजन ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और बच्चों क्या क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये समीकरण हमने संतुलित भी कर दिए यहाँ पर 6 6 6। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ पर कुछ और भी देख लो। ये पत्तियाँ होगी, ये क्या होगी बच्चों? पत्तियाँ हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है? पत्तियाँ हैं। ये क्या है बच्चों? पत्तियाँ हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लिया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से लिया, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं भोजन के दौरान। ये जल जमीन से ग्रहण करते हैं और पत्तियों के बीच में छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिसकी ये संरचना है। यदि हम इनको बोलते हैं वायु रंध्र या रंध्र। सूक्ष्मदर्शी से यदि हम देखें तो इस प्रकार की जो है हमें आकृति जो है बच्चों देखने को मिलती है। तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, तो ये इसको जो है आप लोग जो है देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और तापमान चाहिए। क्या चाहिए? उचित तापमान चाहिए। ठीक है, फिर बच्चे प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? तो याद रखो, ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों में होता है। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पत्ती की कोशिका का अनुच्छेद काट का चित्र है। बहुत सी बार जो ये भी पूछ लेता है आपसे चित्र बनाने को। अब बच्चों यह है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो मैंने आपको बता दी। ये एक प्रकार की जो प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया है ना, ये संयोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें CO2 और H2 दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया भी हम इसे बोल देंगे। और चूंकि बच्चों इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया अब आपको। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में क्या अंतर होता है? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में क्या होता है भाई? ऊष्मा सेपी में क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, कुछ नहीं होने का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लो। जैसे कि ये देखो, कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में क्या कह रहा बच्चों?
ये देखते हैं ध्यान से, इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे। कह रहा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मसेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। ये CH4 क्या है, मीथेन है। मीथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा एक प्रकार की ऊष्मा ही होती है, तो इसलिए ऊष्मसेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों क्या होता है, ऊष्मसेपी में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा। ठीक है बच्चों, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये जो है बच्चों, ये जो दो आ रहा ना, ये अगर मैं ऐसा दो हटा दूँ, ये हटा दूँ ऐसे, तो ये होगी समीकरण। CH4 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी CO2H2O, ये बनेगी समीकरण। और बाद में बच्चों फिर इसको समीकरण को संतुलित कर दिया, ये कर दिया जा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप लोग यहाँ से ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। 31वां क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। तो बच्चों याद रखना इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग होता है बच्चों सफ़ेद। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बच्चों, सफ़ेद। 32वां, कॉपर का रंग कैसा होता है। तो कॉपर का रंग कैसा होता है बच्चों, लाल भूरा। कॉपर का रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग लगना, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ये Fe2O3XH2O। इम्पोर्टेंट है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाए तो वह कौन सी अभिक्रिया है। बहुत आसान, ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। CaCO3 का सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम का CaCO3 का सामान्य नाम क्या है। तो इसे बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सामान्य नाम होता है बच्चों चूना पत्थर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर चूना पत्थर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पहले। ठीक है, ये रहा आपका चूना पत्थर, ये रहा चूना पत्थर। इसको हमने गर्म करा, क्या करा, गर्म। ऊष्मा गर्म करेगा तो ऊष्मा ही तो है वो। तो क्या बन गया, जैसे ही बच्चों हम लोग इसे गर्म कहते हैं तो CaCO3 को जब हम लोग गर्म कहते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब बच्चों ये C और इसमें से एक O, ये दोनों निकल के यहाँ आ जाते हैं, CaO बना लेते हैं, और बाकी क्या बचता है, CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये अभिक्रिया जो है आप लोग याद रख सकते हो। ये उसमें वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ये वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ये अपघटन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, यदि पूछा जाए उसमें वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब किसी पदार्थ को या अभिकारक को उसमें दे करके तोड़ा जाता है तो वो उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर को उसमें दे करके तोड़ा तो ये किस किस में टूट गया है, CaO में और CO2 में। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है बच्चों, CO2। ठीक है, कौन सी गैस बच्चों रिलीज हो रही है, CO2। तो चलते हैं देखते हैं हमारा कहाँ है क्वेश्चन। ये रहा, चूना पत्थर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, अभी अभी हमने देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, पढ़ लेना इसको। यदि कॉपर को जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में डाले तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, जिंक बाहर आ जाएगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, गैस निकलेगी, या कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखो बच्चों, कॉपर को डाल रहे हैं हम लोग किसमें, जिंक सल्फेट में, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चों कॉपर है ना वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है। जिंक से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो इसलिए कॉपर जो है ना जिंक को नहीं विस्थापित कर पाएगा, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ठीक, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। कॉपर को जब हम डाल लेंगे जिंक सल्फेट में तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चों कॉपर जो है ना वो जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ऑक्सीकरण का अर्थ है। तो बच्चों ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना। तो ऑक्सीकरण मतलब उपचयन। उपचयन में हमने बताया तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। तो देख लो इनमें से कहाँ है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ये तो है।
ये कोई और है नहीं कमी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो जो है हाइड्रोजन की क्या है, कमी है, तो यहाँ पर जोड़ना दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपचयन का अर्थ है। अब अपचयन का बच्चों अर्थ क्या होता है? अपचयन का अर्थ क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की क्या है, कमी, कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी ये रहा, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन का घटना मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो 39वें का आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, तेल और वसा के खराब होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा था, ये कहलाता है बच्चों आपका क्या, विकृत गंधिता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोहे को जंग से बचाने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा होता है? तो बच्चों लोहे को जंग से बचाने के लिए सबसे सामान्य तरीका है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो किस अभिक्रिया में बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलेगी? देखो, क्या जब मैं कॉपर की अभिक्रिया HCl से कराऊंगा तब निकलेगी? नहीं। क्या तब निकलेगी? या फिर जब मैं जिंक की अभिक्रिया जो है HCl से कराऊंगा तब निकलेगी? या जब मैं Ag की अभिक्रिया जो है HCl से कराऊंगा तब? या Au की क्रिया जब मैं HCl से कराऊंगा तब? तो बच्चों देखो, यदि अभी अभी हमने जो है बच्चों सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा था ना, तो जो कॉपर है ना बच्चों वो कम अभिक्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ऐसे ही बच्चों ये Ag है, Ag जो है ना ये भी जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो Ag जो है चांदी जो है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, यदि हम सक्रियता श्रेणी के अनुसार चले तो यदि हम सक्रियता श्रेणी में देखते हैं तो हाइड्रोजन से नीचे ही कॉपर है, हाइड्रोजन से नीचे ही Ag है, हाइड्रोजन से नीचे ही Au है। तो इसलिए फिर ये हाइड्रोजन को कहाँ विस्थापित कर पाएंगे? ये तो कर ही नहीं पाएंगे विस्थापित, इसलिए ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने की, यहाँ ना ही बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर कहाँ पे निकलेगी? यहाँ पे निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चों हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? जिंक है, इसलिए जिंक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील माना जाएगा और हाइड्रोजन को जो है वो स्थापित कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर निकलेगा हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन नंबर बी। ये देख लो, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, देख लो यहाँ पर, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा जिंक। अब जितने भी दिए हैं तो सब हाइड्रोजन से नीचे ही है, तो ये कहाँ जो है आपके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है, तो जिंक कर देगा, तो फिर जिंक वाले में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर कैसी लो दिखाई देती है? तो भैया जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, वो चमकीली सफ़ेद के साथ जलता है, चमकीली सफ़ेदी के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बच्चों इसका बी। रासायनिक समीकरण के गुणांक का उपयोग किससे संतुलित करने के लिए करते हैं? अणुओं का भार को, रंग को, तापमान को या परमाणु की संख्या को? तो बच्चों हम लोग जो भी करते हैं परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? क्या होता है भाई विस्थापन अभिक्रिया में? अगर अब भी पता नहीं आपको चल पा रहा है तो इसका मतलब बच्चों आप जो है भी और मेहनत करो। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही तो होता है बच्चों, विस्थापन मतलब हटा देना, अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? क्या होता है भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया? बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं होता, आयनों का आदान प्रदान होता है। कई बार मैंने इसकी आपको समीकरण भी करा दी और उदाहरण भी करा दिए। श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो बच्चों श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 48वां, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों श्वसन के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है? केवल आकार में परिवर्तन, केवल आकार में परिवर्तन। तो देखो बच्चों ये पूछ रहा नहीं है,
तो रंग में परिवर्तन, तो भाई ये तो है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। गैस का निकलना, भाई ये भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। अवक्षेप का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। कह रहा केवल आकार में परिवर्तन, केवल आकार में परिवर्तन, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। ठीक है, तो इसका नहीं पूछ रहा था, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। मतलब वो ये पूछ रहा कि कौन सा नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कह रहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य बच्चों मेरा यही है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये थे आपका कुछ क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं, और आप सभी जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जो है जब तुम इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर जो है तुम्हारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस जगेगा। ठीक है, और आपको जो है समय समय पर ऐसे ही वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आप लोग जो है अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सको। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, कभी भी जब भी जो है आपका पढ़ने का मन ना करे, तो आप ये सोचिएगा कि जब हमारा रिजल्ट आएगा और नंबर कम आते हैं तो जो है हमें कैसा फील होगा। फिर हम लोग यही सोचेंगे कि हम मेहनत कर लेते हैं। तो इसलिए बच्चों, पढ़ाई हार्ड नहीं होती। ठीक है, एक बार आप लोग जो है इसे समझने की कोशिश करो तो पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।